वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है आदिल रियाज साहब से, डायरेक्टर पाकिस्तान केबल्स हैं और उन्होंने मोस्टली 2 डेकेड प्लस काम किया है और जानते हैं एचआर की जड़ से कि एचआर किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है और हमें एचआर के न्यू एस्पायरिंग जो कैंडिडेट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग एचआर के लोग हैं हम उनको मिलकर कैसे मदद कर सकते हैं, बिकॉज इनके व्यू पॉइंट को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग लगाएंगे, क्रिएटिवली सोचेंगे कि हम एचआर की जिंदगी को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं और एचआर में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सर, एक बड़ा बज़वर्ड चल रहा है पीपल एंड कल्चर, और एक लोग कहते हैं कि आई एम अ चीफ पीपल एंड कल्चर ऑफिसर, इस तरह की एक डेजिग्नेशन बन रही है। हम डेजिग्नेशन से पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पीपल एंड कल्चर। लोगों को हायर करना आसान है या कल्चर बनाना आसान है? 2 सवाल एक साथ पूछ लिए मैंने आपसे। सो व्हाट इज पीपल एंड कल्चर, और दोनों में से आसान चीज कौन सी है? अच्छा, एक तो आप अगेन यू थ्रोइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखिए, कल्चर लोगों से बनता है। बिल्कुल सही। ठीक है, लोग कहाँ से आते हैं? आपके और मेरे दरमियान में से आते हैं, और आपके और मेरे दरमियान में से कहाँ से आते हैं? इन्हीं मोहल्लों से आएंगे, इसी गलियों से आएंगे, और जो उनकी सुबह शाम की आदत होंगी, हैबिट्स होंगी, राइट, वही कल्चर में ट्रांसफॉर्म करती है। बिल्कुल सही। So let me just give you an example. So I joined a multinational organization once, a leading oil and gas company. उससे पहले मैं एक पाकिस्तान की लीडिंग टेलीकॉम में था, जो कि एक सरकारी से प्राइवेटाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में गई। So when I joined this MNC, so I was asked something from my boss. तो मैंने अपने कॉलीग को बुलाया चुटकी बजा के, वो आ गया और उसने मुझे अपडेट दे दिया ऑन अ सर्टेन पेंडिंग टास्क। तो अगले दिन मेरा बॉस ने मुझे बुलाया, कहता है यार लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैंने कहा चलें जी। तो हमने कॉफ़ी मशीन पे जाके कॉफ़ी उठाई अपनी और उसने कहा यार मैंने आपको एक फीडबैक देना है। दे दे जी फीडबैक आप, हुक्म। उसने कहा कल आपने जैसे उस लड़के को बुलाया था ना चुटकी बजा के, ये सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ब्रांड जो है ना, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो आप अगर कल्चरली फिट नहीं हो ना, और चाहे जितने मर्जी तोप हो, तो आई डोंट रिक्वायर यू। उससे खैर ये लफ्ज नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उसने मुझे मैसेज दे दिया, रीड बिटवीन द लाइन्स। सो मैंने कहा जी मैं आई हैव टेकन दिस पॉइंट एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। राइट, हर इंसान की इज्जत होती है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। चाहे वो राह चलता फ़कीर है जिसको आपने मना करना होगा। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट रेफर टू द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, जहाँ पर उन्होंने अरबी को अजमी, काले को गोरे पे, और एनिमल राइट्स एंड वुमेन राइट्स पे सारी चीज़ें ज़ाब्ता अखलाक क्लोजर कर दिया था। बिल्कुल सही। डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन एक फ़िलॉसफी बर्ड चल रहा है, जिसने दुनिया ने आप जाके बताया, और हम तो उसको 1400 साल क्या, 2000 साल क्या, 2500 क्या, 5000 सालों से हर रिलीजन ने हमें उसकी बताया कि आपने उसमें कैसे कैसे अपने माइनॉरिटी को देखना है। माइनॉरिटी, आई डोंट लाइक द वर्ड बिकॉज आई ऑलवेज कॉल दैट वर्ड अहले ज़िम्मा। राइट। फिर जेंडर को देखना है, एक नस्ल को देखना है। आप अगर इस चीज़ को खाली पकड़ के चलते हैं, रिस्पेक्ट के एलिमेंट को, तो ऑटोमेटिकली आपके गली मोहल्ले ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आपके एजुकेशन सिस्टम में यू नीड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट, स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स पर। अब आते हैं आप कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में बनाना है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशंस आपका इम्पैक्ट डाल रहे हैं माशरे के ऊपर भी। ठीक है, कोई ना कोई घर से रोटी कमाने तो निकला हुआ है, जी, चाहे मजदूरी करने निकलता है। राइट। आप जाके किसी भी सब्जी मंडी में चले जाए, बकरा मंडी में चले जाए, वो भी नौकरी करने निकला होगा। राइट। या भैंस कॉलोनी की तरफ चले जाए जहाँ पर कोई बाड़ा है। बिल्कुल सही। वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ जाए, वर्सेस यूटिलिटीज़ की तरफ आ जाए, वर्सेस टेक्सटाइल्स की तरफ आ जाए। थोड़े अरसे पहले वो बंदा किसी बाड़े में नौकरी कर रहा है और अब यहाँ मजदूरी आगे कर रहा है, तो ज़ाहिर ही बात है उसका कल्चर जहाँ पर वो जिस माशरे, जिस इन्वायरमेंट में रहा हुआ है, वो ट्रांसलेट करेगा दूसरे में, और दूसरे में से उसके बॉसेस के ऊपर, एंड वर्सेस ट्रिकल डाउन एंड अपसाइड, 2-वे ट्रैफिक चल रहा होगा। सो हाउ, राइट, नंबर वन सोल्यूशन पे आते हैं। इसका हाउ पार्ट क्या है? ये हाउ हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो दे दी अपनी, कल्चर को, कल्चर है क्या। We need to be very focused on developing our talent acquisition philosophy in the organization, because people with finesse will bring in people with finesse. Yes. मैं अपने टाइप का बंदा हायर करूंगा अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी लेड डाउन
टैलेंट एक्विजिशन फिलॉसफी सेट नहीं की हुई है तो फ़ायदा कोई नहीं है. कोई फायदा नहीं. I've been struggling with some of my previous organization to implement that. तो मुझे ये कहा जाता था कि यार ठीक है इंटरव्यूइंग स्किल्स करा लो ना, इम्प्लीमेंट कर दो. आप जब तक कल्चर सेट नहीं करेंगे कि किसको लेके आना है, अब आप ले आए उसको. हाँ. And now also now you need to work on your culture by conducting a diagnostics on a very frequent basis. Yeah. Right? हो सकता है मैंने ठीक हूँ, मैंने बड़ा अच्छा environment दे दिया, बड़े अच्छे लोग हैं, वो एम्प्लॉय मेरा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी बैलेंस शीट में, उसको मसले क्या हैं? Yes. उसको प्रोफेशनल मसले तो देख लें, उसके पर्सनल मसले क्या हैं? क्या वो अपने घर से जब यहाँ पर आता है तो उस 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे की जो ड्राइव या बस या बाइक का माहौल है उसके दिमाग पे असर क्या डाल रहा है? असर करना है. और वो किस माइंड फ्रेम में आके क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द की टू सक्सेस. एंड हियर बाय योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्विस, योर सर्विस एंड frequent connect with your employee is the key. लेकिन कल्चर के कौन से ऐसे 4-5 एट्रीब्यूट्स हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को डायग्नोस्टिक के बाद ख्याल रखना चाहिए? मोस्टली जब मैं इंगेजमेंट सर्विस करता हूं या मोस्टली कल्चर सर्विस करता हूं तो उसमें सबसे बड़ी छोड़ने की जो वजह आती है वो ये आती है कि यार कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है. नंबर 1 ये छोड़ने की वजह है. नंबर 2 ये आता है कि सर आपका जो कॉम्पन बैन है वो इतना सुपर नहीं है जो मैं आपकी कंपनी में रुक सकूं. तीसरा, मैं कॉम्पन बैन भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आने वाले मेरे 5 साल कौन से होंगे, 3 साल में मैं क्या बनूंगा. वो लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करता है, कहता है मैं इसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा. लेकिन सर मैं आफ्टर ऑल एक इंसान, बॉस को तमीज नहीं बात करने की. बराबर में बंदा बैठा हुआ कहता है मैंने 20 साल इस कंपनी में लगा लिए, उसको तमीज नहीं किसी से बात करने की. क्या मैं घर से ये प्रिंसिपल एंड अखलाकियात लेकर आया हूँ जहां पर मैं अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करता? क्या कहना चाहेंगे? कौन सी चीज़ों को ठीक करूं कि मैं कल्चर को एटलीस्ट बनाना स्टार्ट कर दूं? कॉम्पन बैन का कभी मसला हल नहीं होगा. अगर मैं आपकी 1 करोड़ रुपए सैलरी कर दूं ना, अगली मतलब आप कहेंगे रंजीत साहब मेरे को और भी पैसे इस पे चाहिए. कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कल्चर कैसे बनाऊं? सर रंजीत, ये जो 4-5 पॉइंट दिए ना, मोर लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन के यही रिजल्ट्स निकल के आ रहे होते हैं. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चले, ये अगेन दिस इज मोर रिलेटेड टू द बिहेवियर्स. देखें, जहाँ लोग होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी. ठीक है, हर बंदा सियासी है. अगर ये कहना कि जी मैं सियासत में नहीं हूँ तो मैं नहीं मानता, ऐसा हुई. ठीक है. अगर ये मुल्क की सियासत या मेरे घर की सियासत, स्पेशली मुल्क की सियासत, मेरी रोज़मर्रा की लाइफ पे असर डालती है और मैं ये बोलूँ यार मैं ए पॉलिटिकल हूँ, सॉरी, यू हैव टू बी पॉलिटिकल. ठीक है. अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सियासत के अंदर आते हैं. सो उसमें एक सियासत वो होती है कि यार मुझे काम मिले और अच्छा काम मिले और मैं परफॉर्म कर और मैं उसके लिए लड़ जाऊँ, वर्सेस मैं किसी को काम ना करने दूँ, ना खुद करूँ ना करने दूँ. जी. वो बिहेवियर्स में आएगा, वो इंटेग्रिटी पे आएगा. दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय टेकिंग सम टफ कॉल्स. बिल्कुल सही. अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया? कॉम्पनसेशन में बेनिफिट की बात की आपने, कल्चर की बात की आपने, आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की और आपने करियर की बात की. स्पेशली आप देखें, करियर जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मेरा पाथ क्या है. राइट. जब आपने अच्छी टैलेंट एक्विजिशन पॉलिसी बना के बंदे को रख लिया तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट मैनेजमेंट फ़िलॉसफी को भी इम्प्लीमेंट करें. ये जो आप बंदे आपने रखे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें से चोज़न वंस कौन से हैं? चोज़न वन परहैप्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन दोज हु आर बेटर देन दीज, ये भी अच्छे हैं. इन अच्छों के अंदर और अच्छा कौन है? उनको आप फ्यूचर टैलेंट कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल्स कह सकते हैं. उनकी इंटरवेंशंस डिफरेंट होती हैं. एक माँ के 3-4 बच्चे हैं, उसमें भी कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई उससे भी अच्छा होता है. सो जाहिर बात है उनके लिए भी फिर कहते हैं जो अच्छा बच्चा है तो मैं उसको ऐसे करता हूँ हार्वर्ड भेज देती हूँ. बिल्कुल सही. ठीक है. जो कम अच्छा बच्चा है तो उसको शायद डाउ मेडिकल में भेज देती हूँ. ठीक है. और उसके बराबर है तो किसी अच्छी जिन्हें की यूनिवर्सिटी में मैं भेज देती हूँ, माँ कहती है. सो उस पर पैसा वो लगा रही होती है जो पता है कि इसकी कैपेसिटी हाई है. तो देयर आर सर्टन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल एंड दोज विल बी मार्क्ड एज अ सक्सेसर. अच्छा, इससे होता है एक अगेन मुकाबले का इन्वायरमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपैटिटिव एनवायरनमेंट. जो लोग
उस पोटेंशियल का हिस्सा नहीं बनते, वो अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं टू बी पार्ट ऑफ दैट पूल, बिल्कुल ऐसा ही। राइट। सो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे लोग लेके आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको टैलेंट मैनेजमेंट की फिलॉसफी दी, एक ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। ये सियासतें और ये जो लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग ऑटोमेटिकली साइड पे होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि नंबर्स फिगर्स जवाब देते हैं। यस, एब्सोल्युटली यस। राइट। लेकिन अब बाद में इसके अलावा आपकी, सॉरी रंजीत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाद में ये जो है आपकी जो सियासत वाली जो मैं बात कर रहा हूँ या कॉम्पनसेशन बेनिफिट, ये चीज़ें पीछे हट जाती हैं। ये आप टैकल कर लेते हैं, आपकी रेजिलियंस बोलती है इन चीज़ों पे, हाउ रेजिलिएंट यू आर, राइट। सो आपको ये 360 एक अपना सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स में बनाना पड़ेगा। और ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, हो सकता है 15 दिन बाद कोई डिफरेंट मॉडल्स आ चुके हुए हों, रैपिड चेंज हो रही है दुनिया में। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सेटोनॉमिक्स है। एमएनसी तो में ठीक है, चीज़ें बन के ऊपर से तैयार आती हैं। बीइंग अ HR मैनेजर, बीइंग अ सीनियर HR मैनेजर, हाउ ही कैन सेल हिज आइडियाज टू सेट कि यार मैं इससे कोई ROI जनरेट कर सकूंगा। आप मुझे कल्चर बनाने दें, आप मुझे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाने दें ताकि मैं अच्छा टैलेंट लेकर आऊं, ताकि वो गीगो हो सके, गुड इन गुड आउट हो सके। लोग उसको बोलते गार्बेज इन गार्बेज आउट, सेम केस होगा। लेकिन हम अपने आइडियाज आपकी तरफ बेचें कैसे? क्या आइडिया आप सेल करते हैं ताकि लोग आपसे सीख सकें कि इस तरह के जब मामलात हों जहां पर PMS फेवरेटिज्म बेसिस पे हो रहा है, करियर पाथ की कोई नाम की चीज है नहीं, इंडक्ट किस तरह का टैलेंट हो रहा है, ये तमाम चीजें बेचने के लिए मैं सेट से कैसे बात करूं जहां पर वन मैन आर्मी है, जहां पर आपका जैसा स्ट्रक्चर्ड माहौल नहीं है। नहीं देखें, आई ऑल्सो वर्क फॉर अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, अ फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन। देखें, जो फैमिली ओन्ड मुल्क में मेरे ख्याल से 90% से ऊपर तो ऑर्गेनाइजेशन फैमिली ओन्ड होंगे, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। ये जो लोग हैं ना, ये बड़ा चेंज हो चुके हैं। ये पढ़े लिखे भी हैं, फिनेस भी हैं, ख़ानदानी भी हैं, राइट। हाँ, और मैं आपको ऐसी MNCs और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखा दूँ जो कि इनसे भी नाइटमेयर है, वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड इवन MNCs। मेरे ख्याल से लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एक तो नंबर 1 कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी इकोनॉमी में, आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। इनको अगर आपको कुछ आता है और आप सीख के आए हैं राइट लेफ्ट से, या दुनिया की एजुकेशन आपके पास है, सो आप इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग बेहतर समझते हैं। इनको आपको ROI दिखाना पड़ता है, व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, विच मीन्स यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड आर्टिकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द रिटर्न। और स्पेशली नंबर्स पे बात की जाए, HR इज़ नॉट अबाउट कि जी रख लो, संभाल लो, ट्रेनिंग दे दो, निकाल लोगे तो मैं निकाल के देता हूँ आपको, पोस्ट ऑफिस बन जाऊँ या थानेदार बन जाऊँ। नो, बिजनेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फाइनेंस पे बात करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली यस। बिफोर टेकिंग अ ब्रेक, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने कल्चर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपकी क्या पर्सनल फिलॉसफी है? लोगों में ऐसा क्या देखते हैं आप हायर करने के लिए आमादा हो जाते हैं, या ऐसी क्या आपकी टेक्निक्स एंड टिप्स हैं जो आप लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हो हायर कर जाते हैं? क्या आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू हायर करते हैं, या फिर आपकी कोई स्टार टेक्निक है इंटरव्यू की, उसे जज करते हैं, या गट फीलिंग है? क्या है ऐसा आपके पास जिसमें आप बेहतर से बेहतर टैलेंट हायर करने की सख्त रखते हैं? जी, वेरी पर्टिनेंट गुड क्वेश्चन कि तरीक़ाकार क्या होता है और क्या देखते हैं हम। देखिए जी, एज आई सेड दैट दिस वी डिस्कस्ड अबाउट टैलेंट एक्विजिशन फिलॉसफी। टैलेंट एक्विजिशन फिलॉसफी जो होती है वो खाली रिक्रूटमेंट का नाम नहीं होती है, वो इट्स एन एंड टू एंड प्रोडक्ट। आपने बंदे को कॉल किया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, CV आने से, कॉल करने से, उसको बुलाने से, उसको बिठाने से, उसको से बात करने से, और उसको अलविदा करने से। नो मैटर यू हायर हिम और नॉट और हर और नॉट, आपने ये इम्पैक्ट डालना है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर बन के मार्केट में घूमे। ठीक है जी। अब आते हैं कि उसको आपने ये मत समझें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला हिसाब, क्योंकि हम एज एन एम्प्लॉयर अनफॉर्चुनेटली, और HR के लोग और हमारे फाइनेंस के लोग और हमारे बिजनेस के लोग और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, वो ये समझते हैं कि यार ये भीख मांगने शुदा है। नॉट एवरीबडी। सो आपने उसको सबसे पहले कंफर्ट देनी है, आपने इज्जत देनी है, और अब आपने उसके अंदर से 2-4 चीज़ें निकालनी। वो 2-4 चीज़ें, यस, ठीक है। वो
प्रिसाइज आपने बात करनी है और एक डिस्कशन को एक सर्टेन टाइम से ऊपर रखना है। 2 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू नहीं होता, उसमें आप किसी को एवेल्यूएट नहीं कर सकते। आपने स्टार टेक्निक की बात की, स्टार टेक्निक तो आनी है, ठीक है। अब आपने किन पैरामीटर्स पे क्या फिलॉसफी सेट की हुई जिसकी बेसिस पे हायर करना है? तो सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप कॉम्पिटेंसी या कोर कॉम्पिटेंसीज डिफाइन होनी चाहिए, उसको आपने सबसे ऊपर रखना है। उस तक पहुंचने के लिए कोई तरीक़ाकार होगा, तो उसका द हाउ पार्ट होगा। सो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 मोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे बंदा हायर किया जाता है। वो होता है पास्ट अचीवमेंट्स, ठीक है। आपने उससे पास्ट अचीवमेंट के बिहेवियर बेस्ड सवाल करने हैं। आपने ये नहीं कहना उसको कि पुरानी अचीवमेंट बताओ। एक आधा सवाल हो सकता है ऐसा, ताकि वो थोड़ा एग्जाम्पल क्रिएट हो सके। अच्छा, ओके, एक आध सवाल हो सकता है। ओके, सो आप perhaps you can ask a question whereby you can say, give me an example of a project that you worked on, राइट, ठीक है, in last 3 years। मैं 3 years की बात करूँ क्योंकि CIPD जो है वो लास्ट 3 years में बंदे को वैल्यूएट करता है, उससे पुरानी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी होती जबरदस्त। या आपको उसको ओपन एंडेड रख लें क्योंकि आपने टेस्ट क्या करना है कि उसका अप्रोच क्या है। सो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड इन एंड यू हैव ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड, राइट, एंड व्हाई द प्रोजेक्ट वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट। उसको सोचने दें, वो आपको उसको बोल दें कि यार टेक 1 or 2 minutes, जस्ट टेल मी अ स्टोरी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो अपना ज़िंदगी का बेस्ट प्रोजेक्ट उठाएगा आपको और वो बताना स्टार्ट करेगा, स्टोरी टेल करेगा वो। जिधर उसने अच्छी स्टोरी दी उधर आपने सवालात स्टार्ट कर दिए, उधर आपने प्रोब स्टार्ट किया। यस, आपने सवाल से सवाल निकाले, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने उसके चैलेंजेस पूछे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पूछी, अच्छा इसके साथ क्या हुआ था, अच्छा वहाँ पर क्या हुआ था, ये प्रोजेक्ट डिले क्या हुआ, अच्छा डिले हुआ टाइम पे हुआ, अच्छा कितने लोग इन्वॉल्व थे उसमें, अच्छा वो कहेगा जी पूरी टीम इन्वॉल्व थी, आपका क्या रोल था, अच्छा वो फलां जो चीज़ आपने बताई थी वो चैलेंज आया उसको किसने रिजॉल्व किया। अच्छा, अब यहाँ पर वो शख्स जो भी होगा, जो कैंडिडेट होगा, 2-3 चीज़ें क्या अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, अपनी टीम को प्रोजेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा है। सो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि उसकी अप्रोच और कैपेसिटी क्या है। yes, अमेजिंग। सो देयर हैज़ टू बी लेड डाउन क्वेश्चंस। अच्छा, अब एक एंट्री लेवल के लिए आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने आपने यूनिवर्सिटी में किन प्रोजेक्ट पे काम किया है। मिड करियर में आप प्रोजेक्ट्स बात कर सकते, उसका बार आप नीचे रखेंगे। सीनियर बंदे का लेवल डिफरेंट होगा क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप उसको वैल्यूएट कर रहे होगे, दरमियान वाले को टेक्टिकल लेवल पे कर रहे होगे और छोटे वाले को आप ऑपरेशन लेवल पे उसको एवैल्यूएट कर रहे होगे। सो वो सवाल की 2 से 3 लेवल होंगे आंसर के। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही। सो आप ऐसा क्या देखते हैं आखिर में, क्या ये सच बोल रहा है, इसमें स्टोरी मेकिंग है, स्टोरी रियल नहीं है? क्या गट फीलिंग है आपके अंदर, यार ये पिक करना है बंदा, आप कहते हैं यार इस पे तुम साइन कर दो, ठीक है कॉम्पेंट पे बात कर लेंगे, बंदा मुझे चाहिए। वो लेवल क्या होता है, वो माइंड में अंदर कौन सा केमिकल लोचा है जो आप कहते हैं यार बंदा चाहिए तो यही चाहिए? एटीट्यूड, कोलैबोरेशन, उसकी वो कहते हैं ना दरख्त जितना फलदार होता है वो झुकता है। सो मुझे इवन जीनियस बंदा नहीं चाहिए। देखें, ऑर्गेनाइजेशन में हमें कभी टफ कॉल लेनी होती है ना, हम कहते हैं यार बड़ा कॉम्पिटेंट है, यस, ठीक है, लेकिन एम्पैथी ज़ीरो है, कोलैबोरेशन ख़राब है, बदतमीज़ी उरूज पे है, और वो कहीं जाके इंटेग्रिटी को भी टच कर जाती है, लेकिन यार कॉम्पिटेंट है। कॉन्फिडेंट बहुत है। जब आपका सवाल मैं वापस आ रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जब आप ये सवाल करते हो तो अपने नोट्स भी लेते हो साथ। अच्छा रिक्रूटर घुमा के फिर उसी से पहले सवाल पे वापस आ जाता है जस्ट टू रीचेक कि उसने जो पहले स्टेटमेंट दी थी वो गलत थी या सही थी, और आप नोट्स भी ले रहे हो। ये पहला सवाल नहीं है, आप इस तरह के 2-3 सवाल और करोगे, आप अगला सवाल करोगे उसकी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क चेक करने के लिए। तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, और मे बी गिव मी एन एग्जांपल दैट वेयर बाय you were supposed to you pursued somebody right while working on a project, on what was the project all about, example। yes, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट पिकअप करे, अब वो स्टोरी वहाँ स्टार्ट करेगा, अब वो उसकी इंटेग्रिटी पर स्टार्ट हो जाएगी कि यार उसने प्रिंसिपल्स पे रहकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो बुरी बात नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, yes, कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी होता है। यू कैन नॉट पुट देम अंडर द कारपेट, right। अदरवाइज़ क्या होता है, वो जो हमारे घर पे सफाइयाँ करने वाली आती हैं वो कारपेट के नीचे कचरा डालती रहती हैं, वो बढ़ता रहता है, कीड़े पलते रहते हैं, बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, टॉक्सिक
चीज़ें स्टार्ट हुई। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म ना हो, स्पीक अप वाले फोरम्स ना हो, तो वो टॉक्सिसिटी और कल्चर ख़राब करती हैं। सो थोड़ी देर के लिए बैठ के आपस में लड़ लो, दिल हल्का कर लो और फिर आगे चलो, वापस से काम पे लग जाओ, वापस काम पे लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आप बात नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कौन गलत है, और 90% केसेस में मसला होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। राइट। सो आपने उसको देखना है कि वो कितना साइलोज में काम करने वाला बंदा है वर्सेस अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, राइट, एब्सोल्युटली। So these are few of talent acquisition philosophy, and your approach needs to be set in terms of, one, as I said, achievement, जिस पे आपने कहा कि सवाल के जवाब मुझे सवाल बता दें किस तरह के हो सकते हैं, परहैप्स आ सकते हैं। दूसरा, अचीवमेंट के साथ आपकी रिलेशनशिप है, जो कोलैबोरेशन है, और कैपेसिटी ये बताती है इन्हीं सवालात में से कि हाउ फार ही और शी कैन गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये मैं हायर जो कर रहा हूँ किस लेवल तो ऊपर जा सकता है, 1 लेवल 2 लेवल आज की तारीख में, राइट। क्या ये रेडी है या नहीं है एब्सोल्युटली फॉर द फ्यूचर रोल्स। क्योंकि मैं यहाँ पर सारी ज़िंदगी उसको इस लेवल पे तो नहीं रखना, नहीं रख सकते। क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट मैनेजमेंट बनाई है, एंड आई वांट हिम और हर टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली टू टेक द लीडरशिप पोजीशंस। और लीडर है तो उसको और कंट्रीब्यूट करने में कल को चीफ्स बन सकें, राइट। सो ये इस तरह की सवाल जो होते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल से खड़ी हुई हैं, वो इन बेसिस पे अपने लोगों की वजह से खड़ी होती है। एब्सोल्युटली यस। ऑर्गेनाइजेशन लोगों की वजह से खड़ी हुई है, लोगों का हम ख्याल रखेंगे तो जो पीपल एंड कल्चर के मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ पीपल एंड कल्चर की जिम्मेदारी सिर्फ HR की नहीं है, वो हर उस फर्द की है, चाहे वो पियोन हो, टीम मेकर हो, या वो सर्व करता हो, या C लेवल कैटेगरी पे काम कर रहा हो। हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास के माहौल को कैसे बेहतर रखें, क्योंकि कल्चर आपसे बनता है पीपल, एंड पीपल आप ही हैं जो कल्चर को बनाते हैं। कभी कहते हैं कल्चर अच्छा है या बुरा है, तो इसका मतलब कल्चर अच्छा बुरा नहीं है, हमारी सोच में कोई फुकदान है, उसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में लास्ट सेगमेंट पे हम बात करते हैं आदिल साहब से कि हम मजीद इस कॉन्वर्सेशन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में और बेहतरी हो सके। थैंक यू वेरी मच।